कि इस कार्यक्रम को संबोधित करूं। मैं नमन करना चाहूंगा परम आदरणीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को, जिनकी कृति से ये 2004 में स्थापित हुआ और ये मैं ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, जहां खेती को लेकर के, किसानों को लेकर के और कृषि पद्धतियों को लेकर के बहुत सारे अनुसंधान किए जाते हैं जो पूरे देश में लागू होता है। यह हम नए सबके लिए, नए वासियों के लिए, पूरे पूर्वांचल वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीच इस अनुसंधान केंद्र के निदेशक श्री आलोक श्रीवास्तव जी, हमारे बीच प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी, मैडम डॉक्टर रेणु जी प्रधान वैज्ञानिक, डॉक्टर हिलोर चक्रवर्ती जी, उपस्थित देश के विभिन्न कोनों से आए हमारे अन्य वैज्ञानिकगण, इस अनुसंधान केंद्र के सभी कर्मचारीगण, उनके परिवार और उपस्थित जनपद के कोने कोने से आए किसान बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। चूंकि मैं चिकित्सक हूं, तो जैसा कि अभी हमारे संग हमारे उद्योगक ने कहा, पोषण तत्वों के बारे में और पोषण के महत्व के बारे में एक चिकित्सक अभी जानता है, ये बिल्कुल सत्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैडम ने मोटे अनाज की बात की। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग देश के उस क्षेत्र में रहते हैं जहां हर तरह के अनाज पैदा हो सकते हैं। आज के 50 साल पहले अगर आप जाएं, अपने माता पिता जी को अगर याद करें, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे ज्वार, बाजरा, मक्का प्लांट भी होता है। ये सब सारी चीजें पैदा होती थी और वही लोग खा करके रहते थे और बहुत ही स्वस्थ और बलशाली और सैकड़ों साल तक जीते थे। लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन का एक ऐसा दौर आया और उस दौर में हम धीरे धीरे बदलते चले गए और जो हमारी मूल जो खेती का तरीका था वो चेंज हो गया और वो परिवर्तित होकर के हम मोटे से थोड़ा महीन हो गए और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। उस मोटे अनाज को खा करके लोगों ने उन लोगों से लड़ा जो 200 साल तक हमारे देश पर राज किए और भूखों हमको मारते रहे। उन अंग्रेजों को भगाने में वो लोग सक्षम थे क्योंकि वो मोटा अनाज इस्तेमाल करते। आज हम बहुत महीन हो गए हैं और हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बहुत महीन हो गया है और हम एक कुपोषण जैसी बीमारी को भी नहीं लगा सकते। ये दुर्भाग्य है इस देश का। 70 साल से अधिक बीतने के बाद भी हम कुपोषण जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। आपको जानकर के ये बड़ी हैरानी होगी कि देश के 50% से ज्यादा बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं। 50% कुपोषण के शिकार का मतलब समझ रहे हैं? वो ऐसे बच्चे हैं जिनका या तो पैदा हुए तो वजन कम था या किसी तरह की कोई बीमारी लेकर के पैदा हुए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उनका न्यूट्रिशन उनको ठीक से नहीं मिला जो उनका हक था, जिससे उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, या पैदा होने के उपरांत उनको वो पोषक तत्व नहीं मिले जो उन्हें मिलने चाहिए थे। और इस तरह से लगभग 50% बच्चे या तो अंडरवेट हो, जिनका वजन कम हो, जिनका ग्रोथ कम है, हाइट कम है,
और भी बहुत तरह की परेशानियां और बीमारियां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सरकार इससे नहीं लड़ सकती। जब तक हम सब मिलकर के जागरूक नहीं होंगे तब तक इसका हल नहीं होने वाला। सरकार निश्चित रूप से इन 70 सालों में प्रयास की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इधर बीच में जो सरकार है वो काफी प्रयास कर रही है। जो बजट कुपोषण दूर करने के लिए चंद लाखों में हुआ करता था, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि 2021-22 में हमारी भारत सरकार ने वो बजट बढ़ा करके चंद लाख से बढ़ा करके और 350 करोड़ रुपए जो है इसके लिए बजट निर्धारित किया है ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके और सबका स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके और उन बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके जिनके कंधे प्रदेश का भविष्य। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम खाना पीना जो भी खाते हैं उसमें मुख्य रूप से 6 चीजें होती हैं और वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स जिसे हम लोग खनिज तत्व बोलते हैं या लवण बोलते हैं, पानी होता है और एक 7वीं जो चीज है वो जो अब ऐड हुई है वो है फाइबर्स। इससे महत्व को धीरे धीरे अब लोग समझने लगे हैं कि हमारे खाने पीने में इन 6 मूल तत्वों के अलावा 7वां जो चीज है वो है हमें फाइबर्स का भी ध्यान रखना है। अगर फाइबर्स की कमी होगी, जैसा अभी मैडम ने बताया कि जितने मोटे अनाज होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स होता है, अगर उनको हम अपने खाने पीने में शामिल करें, पुनः हम महीन से थोड़ा मोटे की तरफ चलें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा परिवार, हमारे बच्चे अच्छे और काबिल सक्षम होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह से विटामिन की कमी से बहुत से ऐसी बीमारियां होती हैं। बेरी का नाम एक सुना होगा शायद आपने, विटामिन B1 की कमी से होता है, बी की कमी से। बेरी एक ऐसा रोग है जिसमें बच्चा धीरे धीरे कमजोर करने लगता है, बच्चे के अंदर खून की कमी होने लगती है, हड्डी कमजोर पड़ने लगती है, मसल्स कमजोर होने लगता है, बच्चा सुस्त रहने लगता है, भूख कम हो जाता है और धीरे धीरे चलना फिरना भी बंद हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी होगी। उसका पठन पाठन शिक्षा दीक्षा और उसकी पूरी की पूरी कहानी चौपट हो जाती है, उसका पूरा फ्यूचर खत्म हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे अन्य ऐसी बीमारियां हैं, जैसे एक बीमारी है मैरिस्मस, जिसको हम लोग सुखड़ा रोग कहते हैं। आप में से बहुत सारी महिलाएं हैं जो जानती होंगी कि सुखड़ा रोग क्या होता है या सूखा रोग क्या होता है। कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि सूखा रोग क्या होता है? अपना हाथ उठाएं। सूखा रोग क्या होता है जानते हैं या सुखड़ा क्या होता है? माता जी आप भी नहीं जानती हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। सुखड़ा डरवाने जाते हैं लोग, सुखड़ा हो जाता है तो डरवाने जाते हैं, हालांकि वो कोई हल नहीं है डरवाना पकड़ाना, लेकिन ये भी एक तरीके से एक तरीके की बीमारी है और एक तरीके से ये पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही होता है और बच्चा इसमें सूखता चला जाता है, उसको खत्म किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अन्य भी बहुत ऐसे इसी तरह की बीमारियां होती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या इसका हल संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आज से 70 साल पहले हम उन दुश्मनों से लड़ते थे जो क्लियर कट था कि हाँ ये दुश्मन है, हमारा उनसे लड़ना है, और एक राग में एक स्वर में हम खड़ा होकर के उनसे लड़े और जीत हासिल किया, विजय प्राप्त किया और स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक उसी तरह से हमें अपने दायित्वों को समझना होगा कि हमारा दायित्व क्या है और कैसे हम कुपोषण से लड़ सकते हैं, या अपने बच्चों को या गर्भवती महिला को जिससे पेट में शिशु पल रहा है, बच्चा पल रहा है, उसको कैसे हम स्वस्थ रखें। इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना ही करना है कि आपके घर के आसपास थोड़ा भी जमीन है, आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन है,
न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं। इन पोषक तत्वों को बाजार के से खरीदना मुश्किल है, सबके पास इतना सक्षम नहीं है सही में जो खरीद सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भला भाव है, जो नहीं खरीद सकते, वो अपने घर पे इन चीजों को उगा सकते हैं। मात्र 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन, पहले ऐसा होता था। घर का हर एक हमने बचपन हमें याद है अपने बचपन का 40 साल पहले, जब घर पे भिंडी, तरोई, मुनगा, लौकी, ये सारी की सारी सब्जियां घर पे पैदा हो जाती है फिर, और लगभग खरीदनी नहीं पड़ती। लेकिन आज हम लोग बहुत आधुनिक हो गए और जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस तरह की जो खेती है, जिसको हमने पोषण वाटिका के माध्यम से या पोषण वाटिका जिसको कह रहे हैं, इस तरह की खेती का जो गुण है, तरीका है, वो काफी पुरातन है, हमारे कल्चर में रहा है। उसे हमें पुनः जागरूक करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और इस चीज को आप चाहें तो यहां पर जो हमारे वैज्ञानिक है, आपको ताजुब होगा, ये वैज्ञानिक कोई ऐसा नहीं कि यहीं पे रहने वाले, ये वैज्ञानिक पूरे देश से है, पूरे देश से आए हुए, देश से दूर दराज क्षेत्र से आकर के 9 देश छोटे जगह पे रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इनसे आप सीख सकते हैं कि ये इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग या इस तरह का पोषक वाटिका हम कैसे अपने घर पे लगा सकते हैं, कम दूरी में कैसे लगा सकते हैं, अपने छत पे कैसे लगा सकते हैं, अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो, या हमारे पास पेड़ पौधे हैं उन पे कैसे हम उगा सकते हैं, या हमारे पास अगर छप्पर का मकान है तो उसको भी हम कैसे उगा सकते हैं। ये सारे गुण आप यहां से सीख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आज देश धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा है, और बहुत अच्छी बात यह है और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर इतना काम कर रहे हैं, अपनी टीम को लगाए हुए हैं। पैसा जो मनरेगा में आता था, अन्य चीजों में जाता था, उस मनरेगा के मजदूरों का कैसे इस दिशा में इस्तेमाल किया जाए, अभी गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है कि कैसे पोषक वाटिका गांव गांव, गली गली, घर घर कैसे डेवलप किया जाए, इस पर भी सरकार हमारी काम कर रही है। और पक्का विश्वास है कि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, या ऐसा मानता है आदमी, आमतौर पर मान लेता है कि ये कागजों पर सिर्फ चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले जो भी शुरुआत होती है वो यहीं से शुरुआत होती है और कागजों पर शुरू होती है। लेकिन धरातल पर आते आते साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल लगता है, और 10 सालों में आप देखिएगा कि ये जो कल्चर है ये पूरे 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 सबके अंदर समाहित हो जाएगा कि हमें अपने पोषण का ध्यान रखना है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनके फ्यूचर का ध्यान रखना है, उनके खान पान का ध्यान रखना है, और निश्चित रूप से ये धरातल पर आपको दिखने लगेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह की खेती सीखते हैं और करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, तो जैसा मैडम ने कहा कि एक बीज सैकड़ों बीज को पैदा कर सकता है, एक बीज से हजारों बीज पैदा हो सकता है, इसीलिए उसका नाम मिलेट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस बीज के अंदर इतनी क्षमता है कि वो सैकड़ों, हजारों और लाखों बीजों को पैदा कर सकता है, वो कितना फर्टाइल होगा और कितना इफेक्टिव होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से अगर आप इस तरह से ऑर्गेनिक खेती का ध्यान रखते हैं और अपने आसपास इस तरह की हरी साग सब्जियां, ताजे फल और इस तरह के मोटे अनाज जो बहुत आसानी से उगते हैं, वैज्ञानिक हमारे बीच है, उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की तमाम फर्टिलाइजर से इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती है। मुझे याद है आज भी कि मेरा एक खेत था जो बलुआ था, जहां बालू ज्यादा था, गंगा के किनारे का लगभग खेत था, और उसमें बाजरा इतना बढ़िया लगता था कि आपको मैं क्या बताऊं। और आपको याद होगा कि बाजरे का जब बूढ़ा बनता है, बूढ़ा शायद कुछ लोग खाए हैं, है ना, तिलवा जिसको बोलते हैं गाँव में, वो कितना कठोर और कितना कठिन होता है उसको काट के खाना। तो जो चीज इतना मजबूत है वो हमारे पास रहा है, और हम ढूंढ रहे हैं तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट को देखते रहे परेशान है। तो इस तरह से हम अपने को डेवलप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, सिर्फ 2 मिनट और दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की खेत से, जिसके पास मान लीजिए हो सकता है कि आपके पास 2-4 मंडा खेत हो, 2-4 बीघा खेत हो, 2-4 एकड़ खेत हो, आप वहां पे इस तरह की खेती कर सकते हैं।
और उससे न सिर्फ आप अपने को ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चों को ठीक रख सकते हैं, अपने परिवार को ठीक रख सकते हैं, बल्कि आप उससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और पैसा भी उड़ा सकते हैं। तो जो एक धारणा है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, वो कॉन्सेप्ट दूर करने की जरूरत है। पैसा हर जगह उग सकता है, हर जगह पैदा हो सकता है। बस आपको जरूरत इस बात की है कि आप उन वैज्ञानिक चीजों को सीखने का प्रयास करिए जो हमारे ये वैज्ञानिक आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर इस तरह से पूरा देश थोड़ा सा जग गया तो आज जिस तरीके से योग का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ है और जिस तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं योग के मामले में, उसी तरह से आयुर्वेद और भारतीय मूल जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनकी जो दवाएं हैं, उनको भी लोग खरीदेंगे और यूज करेंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी, करोड़ों रुपए, कई हजारों करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स, तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विदेश से लोग भी खरीद रहे हैं और उसका भारत का निर्यात करने लगा है। इस तरह से न केवल आप समृद्ध होंगे बल्कि देश भी समृद्ध होगा। मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि आज इस अवसर पर आप कुछ न कुछ सीख करके जाएं जिसको आप अपने जीवन में उतार सकें और उसका लाभ ले सकें और अपने साथ साथ अपने क्षेत्र को, अपने देश को समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय निदेशक महोदय का, उपस्थित सभी गुणी और बहुत ही ज्ञानी वैज्ञानिकों का जो देश के कोने कोने से यहाँ आकर के अपनी सलाहें दे रहे हैं, और आप सभी जनता का जिनके चाहने पर मैं यहाँ आपके बीच आया और अपनी बात रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।